वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 9 जनवरी 2024 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है गोक तुर्क के बारे में। तो ये कौन थे गोक तुर्क, इनके बारे में देखते हैं। तो ये हमारा भारत है और ये मध्य एशिया का क्षेत्र है। इसमें मध्य एशिया के सारे देश, रसिया सहित, और चाइना का देश, भारत का कुछ हिस्सा, ये एरिया था इनका, जिसमें गोतुर्क का मतलब राज्य करते थे, एम्पायर इनका था। तो अब इनके बारे में देखते हैं। कजाकिस्तान में पुरातत्वविदों ने अभी हाल ही में 1500 साल पुराने मकबरे में 2 सोने के आभूषणों की खोज की है, जिसमें गोतुर्क के महान खान या खगन के सबसे पुराने चित्र ज्ञात किए गए हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। गोकतुर्क के बारे में, गोकतुर्क एक तुर्क लोगों का एक खानाबदोश संघ था, जो प्राचीन आंतरिक एशिया और मध्य एशिया के मैदानों में रहते थे, जैसा कि मैप में दिखाया गया है। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में अस्पष्ट जनजातीय मूल से इतिहास में उभरे। गोकतुर्क के शासकों की उत्पत्ति एसिना जनजाति से हुई थी। ध्यान रखना, एसिना जनजाति से हुई थी। यह एक अल्ताइक लोग थे जो वर्तमान में जिनजियांग नामक क्षेत्र के उत्तरी कोने में रहते हैं। जिनजियांग नामक जो क्षेत्र है, जो चाइना में पड़ता है। बुमिन खान डी 552 में और उनके बेटों के नेतृत्व में गोकतुर्क क्षेत्र में मुख्य रूप से शक्ति के रूप में जियोग नगनू के उत्तराधिकारी बने, और 6ठी शताब्दी में आकर्षक सिल्क रोड था, उसमें व्यापार पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। उनके नेतृत्व में गोकतुर्क ने उत्तर पश्चिमी चीन, उत्तरी एशिया और पूर्वी यूरोप यानी पश्चिम में क्रीमिया तक के विशाल क्षेत्रों पर शासन करने के लिए तेजी से विस्तार किया, और वे अपने चरम पर गोकतुर्कों ने पूर्वी यूरोप से लेकर उत्तरी चीन तक फैले इस विशाल क्षेत्र को नियंत्रित किया। वे पहली बार तुर्क जनजाति थी जिन्हें राजनीतिक नाम के रूप में तुर्क नाम का उपयोग करने के लिए जाना जाता था। उनका धर्म टेग्रिइज्म एक प्रकार का समनवाद है, जो दिव्य देवता टेग्रिई पर केंद्रित है। इसमें ऐसे तत्व शामिल हैं जो कन्फ्यूशियस और हिंदू विचार की अवधारणाओं से मिलते हैं। 552 से 745 तक गोकतुर्क नेतृत्व में खानाबदोश तुर्क जनजातियों की एक साम्राज्य को बांध के रखा था, जो अंततः वंशवादी संघर्षों की एक श्रृंखला के कारण ढह गया। हमारा अगला आर्टिकल है भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग के बारे में। अभी उड़ीसा राज्य को 7 उत्पादों को, उड़ीसा के मतलब जो 7 उत्पाद हैं उनको जीआई टैग दिया गया, इसीलिए चर्चा में है। तो इसको देखते हैं। उड़ीसा के 7 उत्पादों को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है, जिसमें लाल बुनकर चींटियों से निर्मित सिमलीपाल काई चटनी से लेकर कढ़ाई वाली कपड़ गंडा साल भी शामिल है। इसमें हम जो लाल चींटियों की मतलब सिमलीपाल में जो चटनी है, काई चटनी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन आज देख लेते हैं थोड़ा। और भी 6 और भी उत्पाद हैं, तो उनके बारे में भी देखेंगे। तो ये भौगोलिक संकेतक के बारे में देख लेते हैं। तो ये उन उत्पादों को दिया जाता है जो एक चिन्ह है, जिसमें मतलब एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, और इसमें उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा, उस क्षेत्र के मतलब कुछ गुण और प्रतिष्ठा होती है, तो उसको ये जीआई टैग दिया जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः कृषि उत्पादों, खाद्य उत्पादों, वाइन, स्पिरिट पेय होता है पदार्थ, एक हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए दिया जाता है। भारत में वस्तुतः भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों को पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। यह जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। नए जीआई टैग प्राप्त उत्पादों के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये कपड़गंडा ये साल है जो इसको दिया गया है। इसे डोंगरिया कोंद जनजाति, ये डोंगरिया कोंद जनजाति होती है, इसको महिलाओं के द्वारा ये बुना जाता है और इसकी कढ़ाई की जाती है। यह उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी जिलों में नियमगिरी पहाड़ियों में एक विशेष रूप से कमजोर जो पीबीटीजी आदिवासी समूह है, इसके मतलब इसकी महिलाएं बुनती हैं। ये साल डोंगरिया कोंद की समृद्ध जनजाति विरासत को दर्शाता है। इस साल को पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते या ओढ़ सकते हैं। इसे डोंगरिया अपने परिवार के सदस्यों को प्यार और स्नेह का प्रतीक के रूप में देते हैं। ये सबसे पुराने जनजातीय कला रूपों में से एक है और इसे डिजिटल के नाम से भी जाना जाता है। ये कलाकृतियाँ सुंदरता, सौंदर्य शास्त्र, कर्मकांडीय संगीत और प्रतिमा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। ये लौंजिया और सौरा जो समुदाय है उससे संबंधित हैं। ये एक पीबीटीजी है और मुख्य रूप से रायगढ़ जिले में ये
पेंटिंग घरों की मिट्टी के दीवारों पर चित्रित बाहरी भित्तियों के रूप में करते हैं। कोरापुट काला जीरा जो नामक एक चावल है उसको भी दिया गया है। तो काला जीरा के चावल की किस्म ये सुगंध, स्वाद और इसकी बनावट और पोषण मूल्य के लिए प्रसिद्ध है। इस चावल का को राजकुमार चावल भी नाम दिया गया है। क्योंकि इस चावल में दाने जीरे की तरह समान होते हैं, इसलिए इसका नाम काला जीरा राइस भी रखा गया है। इसके सेवन से हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ने में मदद मिलती है। इससे शरीर में मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है। नयागढ़ कांटी मुंडी बैंगन को भी दिया गया है। ये तनों और पूरे पौधों में कांटेदार कांटों से बना कांटों के लिए जाना जाता है। ये हरे गोल फलों में अन्य जीनोटाइप की तुलना में अधिक इसके बीज होते हैं। ये अपने अनूठे स्वाद और अपेक्षाकृत कम समय में पकने के लिए प्रसिद्ध है। इसके पौधे प्रमुख कीट के प्रति प्रतिरोधी हैं और यह न्यूनतम कीटनाशकों का उपयोग करके उगाया जा सकता है। उड़ीसी खजूरी गुड़ इसको दिया गया है। इसको वहाँ भाषा में इसको गुड़ा बोलते हैं, वैसे ये गुड़ है। ये खजूर के पेड़ों से निकाला गया एक प्राकृतिक मधुरक है। इसकी उत्पत्ति गजपति जिले में हुई। ये परंपरागत रूप से गुड़ को पाटली गुड़ के नाम से संबलकार के रूप में दिया किया जाता है और यह जैविक प्रकृति की है और इसे भूरे रंग का एक इसका स्वाद अनोखा रंग इसका भूरा होता है और इसका स्वाद भी अनोखा होता है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। ढेकल नाल मागजी को भी दिया गया है। ये भैंस के दूध के पनीर से बनी एक प्रकार की मिठाई होती है जो दिखने में स्वाद, फ्लेवर, आकृति और आकार की दृष्टि से विशिष्ट विशेषताओं वाली होती है, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। तो सारे देख लिए हमने मेन। अब आइए अगला आर्टिकल देखते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों के लिए अभी आरबीआई ने कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं इसके बारे में। तो आइए देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF की सिफारिशों के अनुपालन करने की मांग करते हुए जो विनियमित संस्थाएं हैं उनके साथ लेन देन करने वाले जो राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों के लिए अपने ग्राहक को जाने KYC मानदंडों का अध्ययन किया है। तो राजनीतिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों के लिए नए आरबीआई मानदंड क्या हैं वो देखते हैं। तो VIP कौन होते हैं? जैसे संशोधित KYC मास्टर डायरेक्शन में केंद्रीय बैंक VIP को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है जिन्हें किसी विदेशी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई हो, जिसमें राज्यों सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक और सैन्य अधिकारी, वरिष्ठ लोग शामिल होते हैं। राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं VIP में। RI के पास PEP जो चाहे ग्राहक या लाभकारी मालिक के रूप में हो, उसके साथ ही संबंध स्थापित करने के विकल्प हैं। RI को नियमित ग्राहक संबंधी परिश्रम करना होगा और PEP के साथ जो लेन देन के लिए RBI द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शर्तों का पालन भी करना होगा। कुछ अतिरिक्त शर्तें ये भी हैं कि निर्धारित करने के लिए एक उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना शामिल है। इसमें ग्राहक या लाभकारी मालिक PEP है या नहीं ये भी देखना होता है। RE को धन का स्रोत स्थापित करने के लिए एक उचित उपाय करने होंगे और उन्हें PEP के लिए खाता खोलने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन का अनुमोदन भी प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब चाहे VIP हो चाहे कोई, सबके लिए नियम बना दिए गए हैं। तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF के बारे में देख लेते हैं। तो FATF एक अंतर सरकारी नीति निर्धारक और मानक निर्धारण निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए एक निकाय है, इसके लिए समर्पित है। इसकी स्थापना 1989 में पेरिस में G7 के शिखर सम्मेलन के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नीतियों में विकसित करने के लिए की गई थी। 2001 में आतंकवाद के वित्त पोषण में शामिल करने के लिए इसके अधिदेश का विस्तार किया गया। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। FATF के सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, सऊदी अरब, ब्रिटेन, जर्मन, फ्रांस और यूरोपीय संघ सहित 39 देश शामिल हैं। भारत 2010 में FATF का सदस्य बना था। FATF की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या है? तो FATF की दो प्रकार की सूचियां होती हैं। इसमें ब्लैक लिस्ट यानी गैर सहकारी देश है या क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाले देशों को काली सूची में डाल दिया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग पर मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। ग्रे सूची में उन देशों को डाला जाता है जो आतंकवादी फंडिंग पर मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित पनाहगार माना जाता है, मतलब आतंकवादी वगैरह को पनाह देते हैं, उन्हें FATF की ग्रे सूची में डाल दिया जाता है। ये समावेशन देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है और वह काली सूची में प्रवेश कर सकता है। और 3 देश उत्तर कोरिया, ईरान, म्यांमार वर्तमान में FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं।
इनको मतलब जब अगर इनका आचरण अच्छा हो जाता है तो इनको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट से निकाला भी जा सकता है। FATF की काली सूची में होने का परिणाम क्या होता है? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय संघ द्वारा इन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है, जो इसमें ब्लैक लिस्ट में होता है। उन्हें कोई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ सकता है। कोई भी प्रतिबंध मतलब व्यापार का और अन्य भी प्रतिबंध कोई भी लगाए जा सकते हैं ऐसे देशों पे। हमारा अगला आर्टिकल है डोरेडस बी यानी 30 डोरेडस बी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं डोरेडस बी क्या होता है। तो अभी नासा ने चंद्रा एक्सरे वेधशाला में हाल ही में जो 30 डोरेडस बी की एक आश्चर्यजनक छवि खींची है, जो एक सुपरनोवा अवशेष है जो अंतरिक्ष में एक जीवंत क्षेत्र का हिस्सा है जहां लाखों वर्षों से तारे बन रहे हैं। तो ये नासा ने मतलब इस तस्वीर को खींचा है, आप देख सकते हैं। खबरों में ये क्यों है तो अब इसके बारे में देखते हैं। तो अवशेष का अध्ययन करने वाले खगोलविदों की टीम ने पाया है कि इसका निर्माण एक एकल सुपरनोवा द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय शोधकर्ताओं का मानना है कि इसे कम से कम 2 लोगों ने बनाया था। तो 30 डोरेडस बी के बारे में देखते हैं। ये 30 डोरेडस बी जिसे NGC 2060 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये मिल्की वे की एक छोटी सी उपग्रह आकाशगंगा बड़े मैगेलेनिक क्लाउड में पाया जाने वाला एक सुपरनोवा अवशेष है। एक बड़े तारा निर्माण क्षेत्र का हिस्सा है जहां 8 से 10 मिलियन वर्षों से लगातार तारे बन रहे हैं। ये पृथ्वी से लगभग 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर गैस के काले बादलों, युवा तारों और उच्च ऊर्जा वाले झटकों की अत्यधिक गर्म गैस का एक जटिल परिदृश्य है। सुपरनोवा क्या होते हैं? तो सुपरनोवा एक किसी तारे का विस्फोट है जिसकी विस्फोट के बाद चमक अचानक अपने सामान्य स्तर से कई लाख गुना बढ़ जाती है। सुपरनोवा अंतरिक्ष में होने वाले जो सबसे बड़ा विस्फोट है, जो अंतरिक्ष में विस्फोट होते हैं तो उसमें होने वाला अंतरिक्ष में सबसे बड़ा विस्फोट होता है सुपरनोवा। ये एक तारा 2 तरीकों से एक में सुपरनोवा जा सकता है। टाइप 1 सुपरनोवा, इसमें तारा के पास पड़ोसी से पदार्थ तब तक जमा करता है जब तक कि एक भगोड़ा परमाणु प्रतिक्रिया प्रज्वलित ना हो। टाइप 2 है सुपरनोवा, तो इसमें परमाणु ईंधन खत्म हो जाता है और वह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण वो ढह जाता है। सुपरनोवा कुछ समय के लिए महत्वपूर्ण आकाशगंगाओं को मात दे सकता है। ये अपने पूरे जीवन काल में हमारे सूर्य की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। वे ब्रह्मांड में भारी तारों का प्राथमिक स्रोत भी है। अंतरतारकीय माध्यम से गर्म होते हैं और ये पूरी आकाशगंगा में भारी तत्वों को वितरित करते हैं और ये ब्रह्मांडीय किरणों को तेज करते हैं। नासा की चंद्रा एक्सरे वेधशाला के बारे में मुख्य तथ्य देखते हैं। तो यह एक टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से ब्रह्मांड के बहुत गर्म क्षेत्रों में जैसे कि विस्फोटित तारे, आकाशगंगाओं के समूह, ब्लैक होल के आसपास के पदार्थ से एक्सरे उत्सर्जन का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे नासा द्वारा 23 जुलाई 1999 को लॉन्च किया गया था। क्योंकि एक्सरे पृथ्वी के वायुमंडल पर अवशोषित होते हैं और एक चंद्र को अंतरिक्ष में 1,39,000 किलोमीटर यानी 86,500 मील की ऊंचाई तक ऊपर की परिक्रमा इसमें ये कर सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है लाओ खोआ और बुरहाच पोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी एक सफल अतिक्रमण विरोधी अभियान के बाद लगभग 40 साल के अंतराल के बाद 2 गैंडे हाल ही में लाओ खोआ और बुरहाच पोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में लौट आए हैं। तो लाओ खोआ और बुरहाच पोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं। ये लाओ खोआ और बुरहाच पोरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम के 2 केंद्रीय रूप से स्थित संरक्षित क्षेत्र हैं और ये प्रोटेक्टेड एरिया है मतलब, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित हैं। वास्तव में ये दोनों वन्यजीव अभ्यारण्य 2 अलग अलग नाम हैं, लेकिन ये इनका पारिस्थितिक और भौगोलिक रूप से जो भी स्थिति है वो एक ही मतलब एक जैसी है। ये कुछ प्रमुख दर्रों से घिरे हुए हैं। इसमें पूर्व में काजीरंगा और राष्ट्रीय उद्यान है और पश्चिम में ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है। पोतीवारा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर में और पाके नामेरी NP और दक्षिण में और कार्बी आंगलोंग समृद्ध आरक्षित क्षेत्र वन यहाँ पर हैं। वे काजीरंगा और ओरंग राष्ट्रीय उद्यानों के बीच जानवरों के प्रवास के लिए कनेक्टिंग कॉरिडोर के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें काजीरंगा टाइगर रिजर्व बफर जोन के रूप में पहचाना गया है। भूदृश्य देखते हैं तो इसमें आर्द्रभूमि और नदी प्रणालियां द्वारा यहाँ बिखरे हुए गीले जलोढ़ के घास के मैदान पाए जाते हैं। नदी पर तट और आर्द्र सदाबहार जंगलों की पच्चीकारी भी यहाँ पर शामिल है। यहाँ पर अनोखी वनस्पति, मीठे पानी के मैंग्रोव पेड़ों की प्रचुरता है, मतलब भारी मात्रा में पाए जाते हैं।
अभयारण्य में पेड़ों और औषधीय पौधों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इसमें सिमुल, कोराई, अजर, हिजाल आदि के पेड़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में यहाँ पर महान एक सींग वाले गेंडे, बाघ, तेंदुए, जंगली भैंस, हॉग, हिरण और जंगली सुअर, हाथियों का यहाँ पर घर भी है। लुप्तप्राय गंगा नदी, डॉल्फिन आदि भी यहाँ इसके पास सटे हुए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में देखी जा सकती हैं। यहाँ पर कई प्राकृतिक और बारहमासी आर्द्रभूमियाँ भी विभिन्न प्रकार की स्थानीय मछलियाँ प्रजातियाँ और पक्षी प्रजातियाँ जैसे कि एडज जुटेंड, लेसर एडजुटेंड, वाइट स्टार्क, ब्लैक नेक्ड स्टार्क, ब्लैक स्टार्क आदि यहाँ पर प्रजनन स्थल उनका के रूप में ये कार्य करता है। हमारा अगला आर्टिकल है इंद्रायणी नदी के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में इंद्रायणी नदी पर जहरीले झाग ने फिर से उभरने के एक बार यहाँ प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ गई है। तो ये इसका पानी है इंद्रायणी नदी का, देख सकते हैं आप कितना जहरी झाग पूरी नदी में एकदम झाग दिख रही है, इसलिए चर्चा में है। तो आइए देखते हैं। तो ये इंद्रायणी नदी ये भीमा नदी की एक सहायक नदी है, जो कृष्णा नदी की एक सहायक नदियों में से है। ये इसका उद्गम स्थल सह्याद्री पहाड़ियों से एक हिल स्टेशन लोनावाला के पास करबंडे गांव से होता है। ये बरस में पोषित होकर एक बरस पूर्व और बहती भीमा नदी से मिलती है। ये मुख्यतः पुणे शहर के उत्तर में एक मार्ग का अनुसरण करती है और ये नदी बहुत धार्मिक महत्व है इसका। ये दो पवित्र शहर आलंदी और देहू इसके तट पर स्थित हैं। देहू को कभी संत तुकाराम का गृहनगर के कारण एक पवित्र स्थान माना जाता है, जो महाराष्ट्र के एक लोकप्रिय संत थे, और आलंदी बे कवि ज्ञानेश्वर की वहाँ पर समाधि है। इंद्रायणी नदी पर स्थित कामसेत में बलबन बांध एक जलविद्युत उत्पादन केंद्र भी है। भीमा नदी के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो भीमा नदी ये चंद्रभागा नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये दक्षिण पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है और ये कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के पुणे जिले के पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे से करजत के पास भीमाशंकर पहाड़ियों से होता है, इसीलिए इसका नाम भीमा पड़ा है। भीमा महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व में बहती है। भीमा नदी कर्नाटक के कडलूर और कृष्णा नदी में विलीन होती है। ये 861 किलोमीटर लंबी एक नदी पश्चिमी घाट, उत्तर में बालाघाट रेंज और दक्षिण में महादेव पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी का कुल बेसिन क्षेत्र 48,631 किलोमीटर है वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 75% महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सीना और नीरा नदियां हैं। ये पढ़रपुर का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है यहाँ पर, जो भीमा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। ध्यान रखना सारे फैक्ट। हमारा अगला आर्टिकल है आइडेक्स यानी रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार के बारे में। तो आइए देख लेते हैं आइडेक्स के बारे में। अभी रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार और रक्षा नवाचार संगठन आइडेक्स DIO 10 से 12 जनवरी 2024 तक गांधीनगर गुजरात के वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2024 में 10वें संस्करण में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो इसीलिए चर्चा में है। आइडेक्स के बारे में देखते हैं। तो आइडेक्स ये 2018 में शुरू किया गया भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, MSMEज, इनक्यूबेटर और शिक्षाविदों के साथ सहयोग करके रक्षा एरोस्पेस क्षेत्र में एक नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करना है। आइडेक्स भारतीय रक्षा और एरोस्पेस में भविष्य में अपनाने में की महत्वपूर्ण संभावनाओं के साथ अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है। यह वर्तमान में लगभग 400 प्लस स्टार्टअप पर MSME के साथ संबंधित है। इसे रक्षा प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र में गेम चेंजर के रूप में मान्यता प्राप्त है। आइडेक्स को रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए PM पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इसे रक्षा नवाचार संगठन द्वारा वित्त पोषण इसका किया जाता है आइडेक्स का, और जिसे इस उद्देश्य से कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 2 संस्थापक सदस्यों यानी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और BEL द्वारा गैर लाभकारी कंपनियों के रूप में संगठित किया गया है। आइडेक्स DIO की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य और कभी भी आवश्यक गतिविधियों को पूरा करता है, जबकि DIO आइडेक्स को उच्च स्तरीय नीति मार्गदर्शन प्रदान करता है। हमारा अगला आर्टिकल है ट्राइकोडर्मा के बारे में। तो आइए देख लेते हैं ट्राइकोडर्मा के बारे में। अभी भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान यानी IISR कोझिकोड ने सफलतापूर्वक एक नया दानेदार चूना आधारित ट्राइकोडर्मा फार्मूलेशन विकसित किया है। तो इसके बारे में देखते हैं। ट्राइकोलिम नामक एक फार्मूलेशन ट्राइकोडर्मा और चूने को एक ही उत्पाद से एकीकृत करता है। इसे किसान के लिए एक उपयोग करना आसान हो जाता है। ट्राइकोडर्मा एक जंगल बायो कंट्रोल एजेंट है, जो कई मिट्टी जनित पौधों के रोगजनकों को समाप्त करने में प्रभावी साबित हो सकता है। फसल उत्पादन में एक सफल बीज, जैव कीटनाशक और जैव उर्वरक के रूप में भी कार्य करता है।
IISR के वैज्ञानिकों ने ट्राइकोडर्मा के महत्व और पारंपरिक चूने के अनुप्रयोगों से उत्पन्न चुनौतियों को पहचानते हुए चूने और ट्राइकोडर्मा में को एकीकृत करने के लिए ट्राइकोलिम विकसित किया है। तो ट्राइकोलिम का महत्व क्या है देखते हैं। यह समय लेने वाले 2 चरणीय प्रक्रिया की आवश्यकता को सफलतापूर्वक समाप्त करता है। ये सूचना आधारित फार्मुलेशन पौधों की समृद्धि को बढ़ावा देने के साथ साथ मिट्टी की अम्लता को भी निष्प्रभावी कर देता है। ये एक बार अनुप्रयोग के फसलों से मिट्टी जनित रोगजनकों से बचाता है। और ये इन्होंने कहा है कि फार्मुलेशन से जो मिट्टी की भौतिक स्थिति है उसमें सुधार होगा और ये द्वितीय पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाकर मिट्टी को सूक्ष्म जीव गतिविधि को बढ़ाकर फसल को भी लाभ पहुंचाता है। IISR को उम्मीद है कि इस उत्पाद के पीछे की तकनीकी अन्य लाभकारी जैव एजेंटों को भी शामिल करने के लिए बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे टिकाऊ और जैविक खेती को समर्थन करने के लिए उत्पाद विकास की नई संभावनाएं भी खुलेंगी। हमारा अगला आर्टिकल है हॉग हिरण के बारे में। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। ये महत्वपूर्ण खोज में हॉग हिरण को पहली बार राजा जी बाग अभयारण्य में देखा गया है, तभी ये चर्चा में है। तो ये एक एकांतवासी प्राणी है, लेकिन कभी कभी ये खुले मैदानों में प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध होने पर छोटे समूह में भोजन करते हुए देखा जाता है इसको। ये अधिकांशतः गतिहीन रहता है, मतलब दौड़ता रहता है और प्रवास ये नहीं करता, कहीं एक जगह नहीं रहता है, दौड़ता रहता है इधर उधर। ये नर जंतु क्षेत्रीय होते हैं और इसमें अपने क्षेत्र की ग्रंथियों को स्राव से चिन्हित करते हैं। ये प्रजाति लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करती है और इनकी मादाएं नर की तुलना में थोड़ा छोटी होती हैं और उनमें सींगों की कमी होती है, मतलब उसमें सींग नहीं होते हैं। इसकी मूल भौगोलिक सीमा संपूर्ण भारत में विस्तृत है, जिसमें हिमालय की तलहटी और दक्षिण पूर्व एशिया भी शामिल है। मनुष्यों ने इस हिरण की स्वतंत्र आबादी को टेक्सास, फ्लोरिडा और हवाई सहित श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में पुनर्स्थापित किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये घने जंगलों को पसंद करता है। हालांकि ये अक्सर साफ सफाई वाले घास के मैदानों में, कभी कभी गीले घास के मैदानों में भी देखे जाते हैं। यह विभिन्नता सामान्यतः बरस के समय भोजन वितरण से जुड़ी होती है। और इनके संरक्षण की स्थिति देख लेते हैं। तो IUCN की जो स्थिति होती है, IUCN की लिस्ट में ये जो होती है सूची, उसमें संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड हैं। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की 1972 के तहत ये अनुसूची जो होती है उसमें एक में ये शामिल है। अब देख लेते हैं राजा जी टाइगर रिजर्व के बारे में मुख्य तथ्य। तो ये उत्तराखंड के 3 जिलों हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में फैला हुआ है। ये शिवालिक पर्वतमाला की पहाड़ियों और तलहटी में स्थित है। इसे 1983 में राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य को मोतीचूर, चिल्ला वन्यजीव अभ्यारण्यों के साथ मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था। इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी C राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया, जो राजाजी के नाम से प्रसिद्ध थे। ये समशीतोष्ण पश्चिमी हिमालय और मध्य हिमालय के बीच एक संक्रमण क्षेत्र है। इसमें संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण इसमें प्रजातीय विविधता भी अधिक देखी जाती है। ये क्षेत्र अर्ध सदाबहार से लेकर पर्णपाती मिश्रित चौड़ी पत्ती वाले जो तराई घास के मैदान होते हैं और विभिन्न वनों से आच्छादित होता है और इसे सिंधु गंगा मानस वन प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वनस्पतियों में यहाँ पर रोहिणी, पलाश, शीशम, साल, चंदन, खैर, अर्जुन, बांस, सेमुल, चमरोर आदि पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में बाघ, एशियाई हाथी, तेंदुआ, जंगली बिल्ली और हिमालयी काला भालू यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है स्पंज कृषि के बारे में। तो आइए देख लेते हैं स्पंज फार्मिंग के बारे में। अभी गर्त होते महासागरों में जंजीबार की महिलाओं को पानी में तैरते समुद्री शैवाल के स्थान पर जलवायु अनुकूलन स्पंज कृषि करने के लिए मजबूर किया गया। तो इसीलिए स्पंज कृषि चर्चा में है। तो देख लेते हैं। स्पंज कृषि एक अपेक्षाकृत नया व्यावसायिक अवसर है जो समुद्री पर्यावास को नुकसान नहीं पहुंचाता है। स्पंज एक जीवित प्राणी है जो शिथिल रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं से बना होता है, जो रेशों की संरचना को घेरे रहती है। ये हजारों छोटे कक्षों के भीतर स्थित कोशिकाओं सूक्ष्म पंपों के रूप में कार्य करता है और ये चाबुक जैसी अपनी पूंछ के साथ स्पंज के शरीर में अथक रूप से पानी खींचता रहता है। स्पंज काई अन्य जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के लिए आवास प्रदान करता है। इसमें कई मामलों में ये सभी आपसी सहजीवी संबंध में एक साथ काम करते हैं। समुद्री स्पंज विश्व की सभी महासागरों में मौजूद होते हैं। इसमें वैश्विक सिलिकॉन जैविक सिल्क का 20% निर्मित करते हैं। ये अनोखा पंपिंग तंत्र होता है जो स्पंज का पोषण और ऑक्सीजन निकालने में मदद करता है। सीवेज सहित अशुद्धियों को हटाकर समुद्र के पानी को भी शुद्ध करा जा सकता है। यह विशिष्ट रूप से समुद्री शैवाल के विपरीत स्पंज में जलवायु परिवर्तन के प्रति उल्लेखनीय लचीलापन होता है। इसमें यह न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है इसमें, और इसकी कीमतें बाजार में अधिक होती हैं।
ये अधिकांश स्पंज उभयलिंगी होते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, मतलब इसमें, और जो इन्हें सहजता से स्व प्रसार करने में सक्षम बनाते हैं। नए स्पंज छोटी कलियों से निकलते हैं जो मूल स्पंज से अलग हो जाते हैं और ये स्वतंत्र रूप से विकास करते हैं। यहाँ तक कि क्षतिग्रस्त खंडित स्पंज भी नए प्राणी के रूप में पुनर्जीवित हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पुनर्योजी क्षमता वाणिज्यिक स्पंज कृषि की आसानी से व्यवहार्यता को रेखांकित करती है। इनका उपयोग देखते हैं तो स्पंज का उपयोग स्नान और सामान्यतः स्वच्छता के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से जीवाणुरोधी और एंटी फंगल होते हैं। इसमें गंध प्रतिरोध भी कर सकते हैं। ये अनुसंधान से पता चला है कि स्पंज जीव जलवायु परिवर्तन से निपटने में स्वयं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके कंकाल सिलिकॉन के सूक्ष्म टुकड़ों में टूट जाते हैं, जो समुद्र में कार्बन चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करता है ये, और घुले हुए सिलिकॉन डायटम छोटे जीवों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, जो प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके समुद्रों में बड़ी मात्रा में CO2 का भी अवशोषित करते हैं। अब आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, गोकतुर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है ऑप्शन, वे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे। दूसरा है कि वे प्राचीन आंतरिक एशिया और मध्य एशिया के मैदानों में रहते थे। इसमें से पूछा है कौन सा सही है, तो आप इसमें ट्राई कर देखिए, तब तक आगे देखते हैं। अभी हॉग हिरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पूरे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में पाया जाता है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें से पूछा है कौन सा सही है, तो आप देखिए। और तीसरा है, स्पंज कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि एक जीवित प्राणी है जो शिथिल रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं से बना है। एक अन्य जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों को पारिस्थितिक सहजीवी संबंधों में का घर भी प्रदान करता है। और ये समुद्री शैवालों के विपरीत इसमें जलवायु परिवर्तन के लिए उल्लेखनीय लचीलापन है। तो इसमें भी दिया है इसमें कि केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई नहीं। अगला है, लाओ खोआ और बुराज पोरी वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें भी पूछा है कौन सा सही है। तो वे अरुणाचल प्रदेश के 2 केंद्रीय रूप से स्थित संरक्षित क्षेत्र यानी प्रोटेक्टेड एरिया हैं। दूसरा है, वे ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो इसमें दिया है कौन सा सही है। तो देखो, केवल 1, केवल 2 या 1, 2 दोनों, या ना तो 1 ना तो 2। तो आइए इसके आंसर देखते हैं। जैसे गोकतुर्क के संबंध में दिया है, तो इसमें दिया है कि वे सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थे। तो ये वाला गलत है, खाली ये केवल इसमें 2 सही है, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। दूसरा है, हॉग हिरण के संबंध में। तो इसमें ये पूरे भारत में पाए जाते हैं सब जगह, क्योंकि ये चलता रहता है, एक जगह नहीं रहता। और इसको जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में भी है, शामिल है। तो इसमें इसका 1 और 2 दोनों, यानी आंसर सी सही हो जाएगा। तीसरा है, स्पंज कृषि के संदर्भ में। तो ये अभी हमने देखा, तो ये एक जीवित प्राणी है जो शिथिल रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं से बना है, और ये जानवरों, पौधों, सूक्ष्म का सहजीवी संबंध भी का घर प्रदान करता है। ये समुद्री शैवालों के विपरीत इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति उल्लेखनीय लचीलापन भी है। तो समुद्री शैवाल भी सहजीवी होते हैं। तो इसमें इसमें सभी तीनों सही हैं इसमें। और चौथा हमारा क्वेश्चन है, लाओ खोआ और बुराज पोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो ये अरुणाचल प्रदेश के 2 केंद्रीय रूप से स्थित संरक्षित क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरिया है। ये भी सही है, अभी हमने डिस्कस करा। ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित हैं, दक्षिणी तट पर स्थित है, ये भी सही है। तो इसमें सी हो जाएगा, इसमें 1 और 2 दोनों सही है। तो आज का हमारा आर्टिकल खत्म हुआ, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो थोड़ा लेट हो गया, तो आज कुछ कारणों से वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।